नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में पार्टी के अंदर बगावत होने के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने की संभावना है। गहलोत की मुलाकात पार्टी द्वारा उनके 3 वफादारों को राजस्थान के 90 से अधिक विधायकों द्वारा विद्रोह करने के लिए नोटिस जारी करने के एक दिन बाद होगी। सूत्रों ने कहा कि कल कांग्रेस नेता अंबिका सोनी और आनंद शर्मा ने सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद अशोक गहलोत के साथ बात भी की थी और संकट का समाधान निकालने की कोशिश की है। वहीं सचिन पायलट भी कल से दिल्ली में बताए गए हैं और उन्होंने भी सोनिया गांधी से मुलाकात का समय मांगा है। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया है। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में इंसाफ होना चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में टीएस सिंहदेव ने कहा है कि उन्हें अभी भी इस बात की उम्मीद है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी हाईकमान के किसी भी आदेश का पालन करेंगे। टीएस सिंहदेव ने हाल ही में अपना एक अहम विभाग भी छोड़ दिया था। बता दें, छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सियासी अदावत किसी से छुपी नहीं है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री पद की दौड़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल ही थे, लेकिन कुर्सी बघेल के हाथ लग गई। पिछले साल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सियासत में तब भूचाल आ गया था जब टीएस सिंहदेव कुछ समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली आ गए थे। उसके बाद भूपेश बघेल भी दिल्ली आए और उन्होंने हाईकमान के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इससे जुड़े 8 अन्य संगठनों के खिलाफ भी बैन लगाने की कार्रवाई की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीते दिनों में जिस तरह से एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी, उसके बाद से ही ये कहा जा रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही पीएफआई पर बैन लगा सकता है और ऐसा ही हुआ। पिछले कुछ दिनों में एनआईए ने कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था व हिरासत में लिया था। ये छापेमारी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम आदि प्रदेशों में हुई थी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने पीएफआई पर बैन लगाए जाने को बीजेपी सरकार का अघोषित आपातकाल बताया। एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी ने कहा कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना लोकतंत्र और भारतीय संविधान में आम लोगों को मिले अधिकारों पर सीधा हमला है। बता दें, एसडीपीआई पीएफआई का राजनीतिक संगठन है। पीएफआई पर बैन के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया आई है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा है कि पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं, सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है। सनद रहे, सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था। पीएफआई पर बैन के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम हमेशा से सभी प्रकार की सांप्रदायिकता के खिलाफ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस की नीति हमेशा से बिना किसी डर के, बिना किसी समझौते के सांप्रदायिकता से लड़ने की रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर उस विचारधारा और संस्था के खिलाफ है जो हमारे समाज का धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए पूर्वाग्रह, नफरत, कट्टरता और हिंसा का सहारा लेती है। अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल आबेदीन अली खान ने पीएफआई पर लगे बैन को सही बताया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जैनुल आबेदीन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पीएफआई पर पाबंदी कानून के अनुसार और आतंक को रोकने की लगाई है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। देश किसी भी संस्था या विचार से बड़ा है। अगर कोई इस देश को तोड़ने, यहाँ की एकता और संप्रभुता को तोड़ने की बात करता है, देश की शांति बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की खबरें मिली हैं और इस पर लगाया गया प्रतिबंध देश हित में है। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर हुए कथित घोटाले में एक के बाद एक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। पहली गिरफ्तारी विजय नायर की हुई है। ये गिरफ्तारी सीबीआई ने मंगलवार रात को की है।
नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी हैं, जबकि दूसरी गिरफ्तारी समीर महेंद्र की हुई है। ये गिरफ्तारी जांच एजेंसी ईडी ने बुधवार को की है। समीर महेंद्र इंडो स्पिरिट्स के मालिक हैं और शराब कारोबारी हैं। सीबीआई को अपनी जांच में समीर महेंद्र द्वारा कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों रुपए के भुगतान का पता चला था। बताना होगा कि नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में भी पिछले कई महीनों से जबरदस्त बवाल चल रहा है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है ये पूरा मामला फर्जी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक के बाद एक गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन्हें केवल 24 घंटे गंदी राजनीति ही करनी होती है। इनका एक ही उद्देश्य है कि आपको खत्म कर दो। इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब के बाद गुजरात जीत जाएगी, इसलिए आम आदमी पार्टी को कुचल दो। केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर हमारा छोटा सा कार्यकर्ता है, वो हमारा कम्युनिकेशन देखता है, अभी गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा है, समझ नहीं आता कि उसका शराब नीति से क्या लेना देना। केजरीवाल ने कहा कि अब ये जोर जबरदस्ती से मनीष सिसोदिया को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। केजरीवाल ने कहा कि अगले हफ्ते ये सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं, ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा अगर विजय नायर गिरफ्तार हो सकता है तो आपका कोई भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश भर के कार्यकर्ता गिरफ्तारी के लिए तैयार रहें, खासकर गुजरात के कार्यकर्ता तैयार रहें। केजरीवाल ने इसके साथ ही कहा कि जिसको जेल जाने से डर लगता है वो पार्टी छोड़ दे, जो भगत सिंह की तरह कुर्बानी दे सकता है वो आम आदमी पार्टी में रहे। मोदी सरकार के द्वारा 2016 में की गई नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो पहले इस बात की जांच करेगा कि क्या इस मुद्दे पर सुनवाई की जरूरत है या ये केवल एक अकादमिक मुद्दा रह गया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. राम सुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना की संविधान पीठ ने पूछा कि क्या संविधान पीठ के लिए ये समझदारी होगी कि वो अकादमिक मुद्दे पर अपना समय लगाए, जबकि पहले से ही बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इसके साथ ही इस मामले को 12 अक्टूबर के लिए सुनवाई के लिए टाल दिया गया। नजरबंद करने की अफवाहों के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आए। वो कम्युनिस्ट पार्टी की एक प्रदर्शनी को देखने पहुंचे थे। बता दें एससीओ सम्मेलन से लौटने के बाद से ही वो नजर नहीं आए थे, जिसके बाद रिपोर्ट्स आई कि उनको सेना ने घर में नजरबंद कर दिया है। हालांकि अब इन अफवाहों को विराम लग गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने शिन्हुआ समाचार एजेंसी के हवाले से लिखा कि प्रदर्शनी में शी जिनपिंग ने कहा चीनी खूबियों के साथ समाजवाद की नई जीत की ओर बढ़ने के लिए पुख्ता प्रयासों की जरूरत है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।